of class 9 chapter 1 matter in our surrounding। ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे इफेक्ट करता है स्टेट ऑफ प्रेशर, कैसे इफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर पे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है बेटा कि हीट मतलब कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से, ठीक है, और अपना स्टेट को चेंज कर दे रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से और अपनी स्टेट को चेंज कर दे रहा है, पर स्टेट को चेंज करने में उसका टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब टेम्परेचर ना ही तो बढ़ता है और ना ही घटता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस इन चेंज इन स्टेट्स। जो हीट रिक्वायर होती है किसी सब्सटेंस को अपना स्टेट को चेंज करने के लिए, विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर, बिना अपना टेम्परेचर बढ़ाए, वो कहलाता है लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट होती है बच्चों, वो दो तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट्स, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन में आपको बताऊंगी। क्या करा, किसी सब्सटेंस ने एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और किसमें चेंज हो गया, अपना स्टेट चेंज कर लिया। कैसे, सॉलिड से लिक्विड में। तो वो फिनोमिना हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स which is required to convert unit mass 1 kg solid into liquid from without rise in temperature। ठीक है, ये एक हीट की क्वांटिटी है, ठीक है, जूल में। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये हीट की एक क्वांटिटी है जिसमें 1 किलोग्राम सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में अपने टेम्परेचर को बिना बढ़ाए, ठीक है, वो कहलाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, एक हीट एनर्जी है, हीट किसमें, जूल में, जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, क्या एक एग्जांपल लीजिए कि हमने 1 किलो बर्फ ली, ठीक है, एक आइस क्यूब लिया जिसका वेट क्या था 1 kg। अब वो क्या करेगा, जैसे ही मैं उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रखूंगी, वो अपने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पर उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आएगा। उस समय पे टेम्परेचर पे फर्क नहीं आएगा। बेटा कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा। देखो, अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी होती है दिन भर, पर आप क्या करते हैं, खेल कूद करते हैं, फोन चलाते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी इन चीजों में लूज हो जाती है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। इसी तरह होता है यहाँ पे। देखो, अब क्या हुआ, आपने पढ़ा है कि सॉलिड सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। तो जो हीट एब्जॉर्ब करी किसने, बर्फ ने, वो हीट ने क्या काम करा, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, पर इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस थी उसको बढ़ाया। या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी। इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, पर उसका स्टेट चेंज हो गया। समझे, मतलब जो सराउंडिंग की हीट थी उसने क्या करा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, पर उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का, उसने उसको कम कर दिया। और वो सॉलिड पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो वो किसमें, लिक्विड में या गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, पर फ्यूजन है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया विदाउट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए। नेक्स्ट इसमें जो टाइप है हमारा वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है बेटा, लेटेंट, मान लो कोई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट
या हम ये कहे 1 kg लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब करी सराउंडिंग से और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, भाप में। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको समझिए, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल which is required to convert unit mass of 1 kg liquid in vapors formed without rise in temperature is known as latent heat of vaporization। अब देखो इसमें भी क्या होता है, एक हीट अमाउंट जूल में, हीट की जो यूनिट होती है वो जूल में होती है, ठीक है। जैसे हम किसी लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं ना, इसी तरह जो हीट होता है, हीट को हम जूल में नापते हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, कुछ जूल्स हीट को एब्जॉर्ब किया 1 kg सॉल्वेंट ने, यानी 1 kg लिक्विड ने, और किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, अपने टेम्परेचर को बिना बढ़ाए। अब देखो इसमें एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल आपने जनरली बहुत देखा भी होगा। समर डेज में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर सड़क पे या कहीं पे पानी फेंके, ठीक है, तो क्या होता है, वो कुछ समय बाद वेपर में चेंज हो जाता है, सूख जाती है वहां से जगह। अब होता क्या है कि मान लो मैंने एक टब में पानी भरकर रख दिया समर्स में छत पर, ठीक है, तो जो हीट एनर्जी होगी सन से, जो रेडिएशन आएगी वो टब पर पड़ेगी, ठीक है, और टब का पानी क्या होने लगेगा, वेपर्स में चेंज होने लगेगा, है ना, वेपर्स में चेंज होने लगेगा। अब क्या है, वाटर वेपर्स में चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है, अपने बिना टेम्परेचर को चेंज करे वो वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें भी ये काम हुआ, इसमें क्या हुआ बेटा, जो हीट थी, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर, वो किस में काम कर रहा था, जो हीट थी वो क्या काम कर रही थी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही थी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, या हम कहें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और ज्यादा गैप बना रही थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, गैसेस में। तो इस तरह से लिक्विड चेंज हो गया वेपर्स में और सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में विदाउट रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बिना चेंज के या बिना टेम्परेचर को बिना बढ़ाए, ठीक है। तो ये था हमारा लेटेंट हीट, और जिसमें हमने पढ़े टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टॉपिक बेटा पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इवेपोरेशन, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इवेपोरेशन में हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन होता क्या है और इवेपोरेशन पे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपको बता दी बेटा, आपने जूनियर क्लासेस में एक साइकिल पढ़ी होगी, वाटर साइकिल, है ना, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। उसमें क्या होता था कि जो समुद्र का पानी होता था, है ना, या हम ये कह सकते हैं जो वाटर बॉडीज होती हैं, जहाँ पानी जैसे लेक, रिवर्स, समुद्र, ठीक है, क्या होता था, सूरज की किरण उसमें पड़ती थी, जिसकी वजह से वाटर सरफेस, जो सी की सरफेस होती थी, वो क्या होती थी, गर्म होने लगती थी, और उसमें से वाटर क्या होने लगता था, इवेपोरेट होने लगता था अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ठीक है। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। आपने पढ़ा था ना, वाटर साइकिल में क्या होता था, सूरज की किरण पड़ती थी समुद्र के पानी पे, फिर समुद्र का पानी गर्म होकर इवेपोरेट होने लगता था, और फिर वो भाप बनकर ऊपर चला जाता था, है ना, जिसको हम बोलते थे वेपर्स बनकर, वेपर्स बनकर वो ऊपर चला जाता था। और जब वो वेपर्स ठंडे हो जाते थे, कंडेंस हो जाते थे, तो वो बादलों का रूप ले लेते थे, ठीक है। और जब बादल भारी हो जाते थे और वो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स को संभाल नहीं पाते थे, तो वो बादल बारिश के रूप में धरती पर बारिश करते थे, है ना, पानी के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर पानी भेजते थे, और वही पानी वापस से समुद्र में चला जाता था। और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसी तरह ये कंटिन्यूसली प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में चलता रहता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते थे, ठीक है। तो इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है गैसेस में बिलो
बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो वेपर्स बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है बेटा, 100 डिग्री से पहले ही वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन is the phenomena in which a liquid changes to gas vapors state below its boiling point. इसमें ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। जैसे ये मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बताया वो उसका एक डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे सी वाटर है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे ये सरफेस मॉलिक्यूल है जो मैंने डॉट डॉट से सर्कल से शो करे हैं। सन की हीट जैसे इन पे बढ़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, सरफेस गर्म होता है। जो समुद्र का जो सरफेस वाटर होता है वो गर्म होता है और फिर वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू होने लग जाता है, वेपर्स बनने लगती है। When heat of sun touches the surface of sea, surface water molecule get heated and start evaporate. ठीक है, क्या होने लगते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं। तो ये तो ही हमारी वेपर्स, मतलब वाटर के गैस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वेपर्स, ठीक है। इवेपोरेशन क्या फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस में, तो ये था हमारा इवेपोरेशन। अब आपने देखा होगा इवेपोरेशन के हम जनरली बहुत सारे एग्जांपल्स देखते आ रहे हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में। जैसे आपने देखा है कि जो कपड़े होते हैं, है ना, आप कपड़ों को सुखाने के लिए क्या करते हैं, मान लो आपने कपड़े धोए और ऐसे ही बाथरूम में रख दो इकट्ठा करके, क्या वो सूख पाएंगे, नहीं ना। वो कभी भी क्या कहें हम कि वो सूखेंगे तो बहुत टाइम में सूखेंगे। पर अगर हम कपड़ों को क्या करें, छत पे जैसे आप जाते हैं कपड़ों को फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है, जो वाटर था क्लोथ्स के अंदर वो क्या हो गया, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो चाय होती है वो कप में जल्दी, जैसे अगर हमें कहीं जल्दी से जाना है तो हम अपनी चाय को कप से पलटकर कटोरी में या फिर सॉसर में डालकर पी लेते हैं फटाफट। क्यों, क्योंकि सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन तेज हो जाता है। तो अब जो हमने इसमें पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। बताओ हम क्या चीज चेंज करें जिससे इवेपोरेशन तेज हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो बेटा 4 फैक्टर्स होते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ठीक है। ये 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया का समझते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या होता है कि अगर हम कपड़े धोने के बाद बाथरूम में उसको ऐसे ही छोड़ दें और छत पे ना फैलाएं तो वो जल्दी से सूखते नहीं है। तो इट मीन्स जितना ज्यादा हम उसका एरिया बढ़ाएंगे, इसलिए हम कपड़े फैला के अच्छे से खोल कर फैलाते हैं ना, मतलब जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। कि अगर हम रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर हम सरफेस एरिया जितना भी बढ़ाएंगे उतना हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे इसका मतलब क्या है बेटा, आपने 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हम एक चीज बढ़ा रहे हैं तो और उसमें दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो उनमें एक रिलेशन होता था कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते थे एक दूसरे के। तो हम इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। या अगर हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाना है तो हमें सरफेस एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। या दूसरी चीज बढ़ा रहे हैं तो पहली चीज अपने आप बढ़ेगी। तो इनके बीच में क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं
कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है। ठीक, तो इसमें एग्जांपल देखिए, टी टेंड्स टू कूल डाउन मोर रैपिडली इन सॉसर एज कंपेयर टू कप। जो टी होती है, चाय होती है, वो सॉसर में या कटोरी में, बाउल में जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू कप। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है सॉसर का वो बड़ा होता है कप से। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या करता है? सरफेस एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बढ़ रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी, अब एक एग्जांपल समझे कि आपने देखा होगा कि हमारे गर्मियों में कपड़े तो जल्दी से सूख जाते हैं, है ना, पर जो सर्दियों के कपड़े होते हैं या जो सर्दियों में और बरसातों में कपड़े जल्दी से सूख नहीं पाते, है ना, क्योंकि तब क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है ना, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घरों के आगे पानी का छिड़काव करें तो वो जल्दी से सूख जाता है। कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि तब रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स टेम्परेचर और इवेपोरेशन का भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें एग्जांपल दिया, क्लोथ ड्राई क्विकली इन समर एज कंपेयर टू विंटर एंड रेनी सीजन। जो क्लोथ्स होते हैं वो आसानी से और जल्दी से सूख जाते हैं समर्स में एज कंपेयर टू विंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? पहले तो ह्यूमिडिटी समझिए होता क्या है। आपने देखा, आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही कुछ ना कुछ वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी गर्मियों में सबसे कम होती है और सर्दी और बरसातों में ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक, अब देखो, इसको ध्यान से समझो कि आपको क्या है, आप 2 रोटी खाते हो, ठीक है, आपने 2 रोटी खा ली, आपका पेट भर गया। अब कोई आपको 1 रोटी और दे तो आप क्या उसको जबरदस्ती खा पाएंगे? नहीं ना। अगर खा भी पाएंगे तो आधी खा लेंगे, 2 गस्से खा लेंगे, पर पूरी नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से अब क्या है, एयर में पहले से ही वेपर्स प्रेजेंट है ना, पहले से ही वाटर प्रेजेंट है, तो क्या इवेपोरेशन और तेजी से होगा? नहीं। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर। तो अभी हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है तो उसमें इनवर्स वेरिएशन होता था, इनवर्स रिलेशन होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की। ठीक है, कि जितना ज्यादा हम वेपर्स वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे उतनी कम इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब देखो, जितनी जल्दी हम अब क्या करते हैं, जब सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते या बरसातों में कपड़े नहीं सूखते तो हम पंखों के नीचे डाल देते हैं, है ना। पंखों के नीचे से डालने में क्या हुआ कि पंखे से हमें लगातार तेज हवा मिल रही है, तो हमने क्या करा, जैसे ही हमने विंड स्पीड बढ़ाई तो इवेपोरेशन भी बढ़ गया। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है जब हम विंड स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो विंड स्पीड भी क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई इवेपोरेशन के। तो ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।